नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बात सबसे पहले होगी बंगाल की। चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुई हिंसा और वोटरों को धमकाने के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। चुनाव आयोग ने यहां पर आपको बता दें 285 मतदान केंद्रों पर फिर वोटिंग का आदेश दिया। इसके तहत 21 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 24 मई को आएंगे। दूसरी खबर है बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। शाहदरा के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तीसरी खबर में बात होगी मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के। अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध जैसे हालात बरकरार नजर आ रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ जंग कभी भी छिड़ सकती है। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, देंगे तमाम जानकारी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मामले में ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात बंगाल की करेंगे, उसके बाद दिल्ली हादसे को लेकर के बात करेंगे और उसके बाद बात होगी ईरान को ट्रंप के द्वारा जो अल्टीमेटम एक बार फिर से मिला है, उसे लेकर के एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां बंगाल में अब काउंटिंग में महज कुछ घंटे का समय बचा हुआ है और ऐसे में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग फुल एक्शन में है। बंगाल में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा लगातार कड़ी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती की है। काउंटिंग के दौरान आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया है। साथ ही 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से सुनियोजित कराया जा सके। अब इस बीच पश्चिम बंगाल की 144 फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनावी गड़बड़ियों को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 29 अप्रैल 2026 को मतदान के दौरान कई बूथों पर गंभीर अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों के बाद आयोग ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें काउंटिंग से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। एडिशनल काउंटिंग, एडिशनल पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। ऑब्जर्वर भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे, जहां आपको बता दें कि काउंटिंग ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा इसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, काउंटिंग से पहले ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, वहीं एडिशनल पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही 165 काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद करेंगे। 77 काउंटिंग सेंटर्स के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम किए जाए, उसके लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पर यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर पूर्ण मतदान जो है वो होना है, उसको लेकर के भी तमाम जानकारी आपको दे देते हैं। जहां पर 21 मई को फाल्टा विधानसभा में दोबारा से मतदान कराया जाएगा। वहीं विधानसभा में दोबारा वोटिंग के आदेश जारी किए गए हैं। 285 बूथों पर यह मतदान होना है, जहां पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ईसीआई का ये फैसला जो है वो निकल करके सामने आया है। यानी एक तरफ जब सबको इंतजार 4 मई का है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 21 मई का भी इंतजार जरूर होगा, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से वोटिंग होने की बात सामने आई है। एक बार फिर से मतदान की बात कही जा रही है। तो पोलिंग में झोल की वजह से अब यहाँ पर एक बार फिर से एक्शन मोड में टीम और उनके द्वारा अब यहाँ पर एक बार फिर से मतदान कराने की बात कही जा रही है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी की ये सीधी जंग जो है ये मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके कहीं ना कहीं से अनियमितता जरूर सामने आई है और उसको लेकर के एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर।
सर, पश्चिम बंगाल के अब सभी को इंतजार है 4 मई का और रिजल्ट का इंतजार है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ से अब एक बार फिर से फाल्टा विधानसभा पर एक बार फिर मतदान कराने की बात सामने आ रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जरा हम इस वक्त जो टेंशन का माहौल चल रहा है पश्चिम बंगाल पर, उस पर अपनी राय आप दीजिएगा। सीमा, आपको नमस्कार। नमस्कार आपको सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की। सीमा, ये मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो राजनीतिक विश्लेषक के ये हटा के जर्नलिस्ट लिखे। अच्छा जी सर, अभी सही कराते हैं। देखिए सीमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब पहली बार चुन के आई तो उन्हें एक्चुअल में जनादेश मिला था। जो लेफ्ट के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसका फायदा उन्हें मिला था। दूसरी बार भी वो सत्ता में आई, वो जो उनको जनता का समर्थन मिला। तीसरी बार से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी उनके खिलाफ, क्योंकि जो उनका रवैया रहा, 2 टर्म में वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त रही। तीसरे समय में भी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की, 204 सीटें लेके आना अपने आप में लैंडस्लाइड विक्ट्री। क्योंकि वहां पे देखिए, जब वो आई तो लेफ्ट ने हथियार डाल दिए, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। बीजेपी 2016 में आती है तो 2 सीट जीतती है, उसके बाद वो 77 सीटें लाती है 21 में। तो कहीं ना कहीं जनादेश जो है उनके खिलाफ होता गया, और जो उनकी अनियमितताएं थी, जितने भी वो कटमनी, हर जगह पे सरकार के फैसलों का विरोध होता था, भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता था, और हिंदुओं को हाशिए पे रख दिया गया। उन महिलाओं की आप बीती सुनिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता रात को बुलाते थे मीटिंग के लिए कि आना ही आना है। आप अंदाजा लगाइए कि इसका क्या मतलब है, महिलाओं को रात में बुलाना। तो यहाँ पे वो एन केन प्रकारेण कहते हैं ना, साम दान दंड भेद। पहले 2 चरण में, 2 चरण कहते, 2 टर्म में उन्होंने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दिया। 21 का वो भयावह मंजर हमने देखा था चुनाव जीतने के बाद, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के वोटर्स को मार मार के पैर से लटका दिया गया, और केंद्र में बैठी बीजेपी शासन भी चुपचाप देखती रही। यहाँ पे चाहिए था उसको कि कम से कम धारा 356 का यूज करके इस अताई ममता सरकार को निरस्त करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, उन्होंने लोगों पे छोड़ा। इस बार बंगाल की जनता, सचमुच में बंगाल की जनता ने दिल खोल के बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि देखिए, एक पैटर्न, हर जगह का एक पैटर्न नजर आता है वोटिंग पे। बीजेपी शासित राज्यों में देखेंगे, पहले क्या था कि बम्पर वोटिंग होती थी तो सत्ता के अगेंस्ट होती थी। बीजेपी शासित राज्यों में उसको उलटफेर कर दिया गया, बम्पर वोटिंग भी होती है तो बीजेपी जीत जाती है। उसी तरह बंगाल का अभी तक तो ट्रेंड का था कि बम्पर वोटिंग होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। 1970 के दशक में आप देखेंगे बम्पर वोटिंग हुई तो कांग्रेस का राज खत्म के लेफ्ट आया। फिर उसके बाद 2000 के दशक में आप देखें, बम्पर वोटिंग हुई 84% तो ममता बनर्जी 2011 में चुन के आई। फिर उसके बाद 2016 में देखिए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी का अगर 2021 के चुनाव का वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो मात्र 10% वोट शेयर का अंतर है, और वो 10% इधर से उधर चला गया तो बीजेपी का इस बार जीत सुनिश्चित हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी बात आप देखिए कि बंगाल में 100 सीट ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम वोटर बहुतायत में हैं, और वही वो करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में वहां पे वोट करते हैं। और मुस्लिम वोटर कभी भी बटते नहीं हैं बंगाल, किसी भी भारत के किसी भी कोने में। वो ये देखते हैं कि बीजेपी को हराने वाली कौन सी पार्टी है। ओवैसी भी गया वहाँ पे, वो हुमायूं कबीर की भी नई पार्टी बनी, कांग्रेस हो, ये हो, वो मुस्लिम वोटर कहीं नहीं गया होगा, वो ममता बनर्जी को एक मुश्त वोट दिया होगा। 2-4% जो है वो भी खास के महिलाएं, मुस्लिम वोटर, वो बीजेपी के पक्ष में आती है। तो यहाँ पे हिंदू वोटों का जब तक पोलराइजेशन कहिए या लामबंद कहिए, एक मुश्त वोट अगर बीजेपी को नहीं मिला होगा तो फिर ममता बनर्जी की सरकार आ सकती है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं,
जो कि अनियमितताएं जो बढ़ती जा रही थी कि गांव-गांव में घूम के हर कस्बे हर उसमें बीजेपी के वोटर्स को मना कर दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था कि घर से नहीं निकलोगे। जब केंद्र सरकार ने हर चप्पे-चप्पे पे केंद्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती की, वो इस बार कमी देखने को आ रही है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने बिना भय रहते हुए भी इस बार वोट किया है। तो जब वोट किया होगा, जब वो घर से निकले होंगे, तो ज़रूर टीएमसी जी के खिलाफ वोट किए होंगे। हम्म, बिल्कुल। और इसीलिए दूसरी सबकी निगाहें जरूर, हाँ जी, अब अपनी बहुत बात पूरी करें सर। सीमा, आपने देखा कि अभी जो मतदान हुए, रीपोलिंग हुई थी, उसमें कोई उस पे जगह पे बीजेपी का जहां सिंबल है उस पे टेप लगा दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये टेप लगाना ईवीएम पे, वहां पे ईवीएम कौन संचालन करता है, पोलिंग ऑफिसर कौन होता है, ये सब बंगाल के सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो वहां पे उनकी टीएमसी की इतनी पैठ हो गई है कि उन सरकारी कर्मचारी भी उनके इन्फ्लुएंस में हैं। इसीलिए सेंट्रल ऑब्जर्वर को भेजा गया, ममता बनर्जी उसको भी सुप्रीम कोर्ट लेके गई। सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर फैसला आया कि ये कानून में ही कानून सम्मत बात है कि केंद्र सरकार के लोग या राज्य सरकार के लोग पोलिंग ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ पे तैनात हो सकते हैं। तो ममता को वहाँ मुंह की खानी पड़ी। अब ये जो बार बार रीपोलिंग हो रही है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हो रही है। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते बाद दूसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां दिल्ली एक बार फिर से आग की लपटों और चीख से दहल उठी। शहादरा के विवेक विहार इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 4 मंजिला इमारत अचानक आग की चपेट में आ गई। रात करीब 3:47 पर पूरा शहर नींद में डूबा था। तभी मौत की ये लपटें उठी और देखते ही देखते दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धुआं इतना घना था कि अंदर फंसे लोगों को सांस लेने में मुश्किलें आने लगी। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आग की रफ्तार के आगे सब बेबस नजर आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे इलाके को गम में डुबो दे गई ये मौतें। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 4 मंजिला इमारत में आग लगने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी। दिल्ली में इमारत धधक उठी, 9 लोगों की मौत हो गई। एसी ब्लास्ट के बाद ये आग लगी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कई महिलाएं समेत 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास यादव हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सीमा, ये विवेक विहार इलाका जो कि सादरा में पड़ता है, उस वक्त जब आग लगी तो रात के लगभग 3:47 का समय था जब ये आग धधकी। तो अब जानकारी जो मिली है, शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, उसके अनुसार ये पता लग रहा है कि एसी के ब्लास्ट होने से ये आग धधकी थी। अब जो बात जो पहले सामने आई है उसमें ये पता लगा है कि जो इमारत जो थी वो 4 मंजिला थी और जो आग लगी थी वो कहीं ना कहीं दूसरी मंजिल पर लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को निकलने के लिए किसी भी तरह के निकलने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी और कहीं ना कहीं ये लोग नहीं निकल पाए, जिसमें दर्दनाक 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर सीमा बता दूं आपको तो इस हादसे में 3 लोगों ने भागने की भी कोशिश की, जो कि ऊपर की छत की तरफ बढ़े, लेकिन ऑटोमेटिक जो लॉक लगा हुआ था वो नहीं खुल पाया, जो कि वहां पर धुआं इतना भर गया और वो झुलस गए और उनकी मौत हो गई। अब इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिर रात में जब लोग सो जाते हैं कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक जो फॉल्ट होते हैं, कोई भी तरीके की तकनीकी अगर आग लगती है, तो उन सब चीजों में हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल विकास, बहुत जरूरी है, जितना जरूरी टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठाना है उतना ही आवश्यक है कि जागरूकता भी रखें और इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक संभावित समझौते की रूपरेखा उन्हें बताई गई है, लेकिन वे अभी पूरे और लिखित प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान गलत हरकत करता है तो अमेरिका फिर से उस पर हमला शुरू कर सकता है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच से मियामी रवाना होते हुए समय पत्रकारों से कहा कि उन्हें डील का कॉन्सेप्ट बताया गया, जल्द ही पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य करने लायक है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान ने अब तक अपने कामों की कम कीमत चुकाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में साफ जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन यह विकल्प अभी खुला हुआ है। यानी कुल मिलाकर के समझा जा सकता है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर की बात सामने आ रही थी और उसके परे वार्ता की जो बात कही जा रही थी, वार्ता की कोई खास तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। क्या महायुद्ध का पार्ट फिर से देखने को मिल सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में इसी को लेकर के तनाव की स्थिति है और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। सर, अमेरिका और ईरान एक के बाद एक नए पहलू सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से बार बार ये बात सामने आती है कि एक मंच पर आकर बात करेंगे, लेकिन उससे परे एक अलग तस्वीर सामने आ जाती है। अमेरिका चेतावनी पे चेतावनी दे रहा है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि वह जल्दी से जल्दी इस युद्ध का समाधान ढूंढे। बहुत प्रेशर तो गल्फ कंट्री से ही आ रहा है, क्योंकि खाड़ी को बंद किया हुआ है अमेरिका ने, खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को बंद किया हुआ है ईरान। जो गल्फ कंट्रीज है जैसे कि कुवैत, इराक, यूएई, ओमान, सऊदी, ये अपने कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दबाव इन देशों से भी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि युद्ध का कुछ समाधान जल्दी से निकाले। इसी के साथ देखिए, एशिया के जो देश हैं जो कि ज्यादातर अमेरिका के साथ मित्र देश हैं, जापान हो गया, कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और तो और छोटे छोटे देश हैं जैसे थाईलैंड, फिलीपींस, ये सारे देश गल्फ कंट्री से ही अपना पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल ज्यादातर आयात करते हैं। और इन सब देशों में युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल की कीमत जो है, गैस की कीमत भी 50% या 100% बढ़ गई है। तो इन देशों के भी जो भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो रोज रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि आप कुछ कीजिए ताकि
पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें ताकि कच्चा तेल का जो एक्सपोर्ट है वो इन देशों को फिर से शुरू हो सके। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने अमेरिका के लोगों का दबाव है। अभी परसों सर्वे किया गया अमेरिका में कि कितने प्रतिशत लोग डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर जो हमला हुआ उसका समर्थन करते हैं। 61% लोगों ने ऐसे कहा कि वह डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले को समर्थन नहीं देते। तो कुल मिला के बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आस्ते आस्ते नरम तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसे में कैप्टन साहब क्या समझा जाए, नहीं क्या समझा जाए कि युद्ध की जो बात सामने आ रही है, ट्रंप केवल चेतावनी दे रहे हैं अभी, या वाकई में युद्ध की तस्वीरें आगे देखने को मिल सकती है? जो कि देखिए जानकारों का ये मानना है और जितना हम नोटिस कर पा रहे हैं काफी मुश्किल है कि एक बार फिर से वो युद्ध वापसी हो, लेकिन धमकी तो लगातार दी ही जा रही। तो इस चेतावनी को कैसे लेना चाहिए? हाँ सीमा जी, हो क्या रहा है कि ट्रंप के ऊपर कुछ संवैधानिक अंकुश भी हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो इमरजेंसी में 60 दिन के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि ये युद्ध 1 मार्च को चालू किया था अमेरिका ने, तो फिर 1 मई को 60 दिन की मियाद खत्म हो गई है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अब फिर से युद्ध अगर 60 दिन के बाद चालू रखना है तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की कांग्रेस से और अमेरिका की सेनेट से, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, अप्रूवल लेना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि कांग्रेस में उनकी जो बढ़त है, रिपब्लिकन पार्टी की जो बढ़त है डेमोक्रेट्स के ऊपर, तो कुल मिला के अभी इंतजार और करना होगा कि आखिर क्या कुछ स्थितियां होती हैं वो साफ दिखे। तब तक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।